हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लासेस। चलिए आ जाइए बेटा, एफओएन फर्स्ट में हम लास्ट यूनिट दैट मीन फर्स्ट स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज, फर्स्ट एड को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। मतलब फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है? ए सर्जरी फॉर इंजुरी, बी टेम्पररी हेल्प बिफोर मेडिकल केयर अराइव्स, सी फाइनल ट्रीटमेंट फॉर डिसीज एंड डी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे बी है ना, टेम्पररी हेल्प बिफोर मेडिकल केयर अराइव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज टू, है ना कि जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप देते हो उसका प्राइमरी गोल क्या होता है? ए रिप्लेस हॉस्पिटल केयर, बी प्रमोट पैनिक रिस्पॉन्स, सी प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सनिंग एंड प्रमोटिंग रिकवरी एंड डी डिलेड इमरजेंसी हेल्थ। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे सी है ना, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वर्सनिंग एंड प्रमोट रिकवरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड का गोल्डन रूल क्या है? ए डू नॉट एसेस द सिचुएशन, बी एंश्योर योर सेफ्टी फर्स्ट, सी प्रोवाइड आईवी फ्लूइड एंड डी शाउट एट क्राउड। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी है ना, एंश्योर योर सेफ्टी फर्स्ट। आपको सबसे पहले सेफ्टी को इंश्योर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड कैन बी अप्लाइड बाय, कि जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है या फिर फर्स्ट एड किसके माध्यम से अप्लाई किया जाता है? ए डॉक्टर ओनली, बी नर्सेस ओनली, सी एनी ट्रेंड पर्सन एंड डी पुलिस ओनली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी है ना, एनी ट्रेंड पर्सन के माध्यम से फर्स्ट एड अप्लाई किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट एड डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा फर्स्ट एड में इंक्लूडेड नहीं है? ए सीपीआर, बी स्टिचिंग सर्जरी, सी कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एंड डी इमोबिलाइजिंग फ्रैक्चर। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी है ना, स्टिचिंग सर्जरी। आप वहां पे सर्जरी स्टिच नहीं करते हो फर्स्ट एड में, तो करेक्ट आंसर है बच्चों बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। विच टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज मोस्ट सीरियस, है ना, कौन से टाइप का ब्लीडिंग जो होता है वो मोर सीरियस होता है? ए कैपिलरी ब्लीडिंग, बी वेनस ब्लीडिंग, सी आर्टेरियल ब्लीडिंग एंड डी इंटरनल ब्लीडिंग। चलिए बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बेटा सी है ना, आर्टेरियल ब्लीडिंग जो होता है मोस्ट सीरियस ब्लीडिंग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ शॉक इंक्लूडेड, है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि शॉक का साइन क्या है? ए वार्म स्किन, बी स्लो पल्स, सी लो ब्लड प्रेशर एंड रैपिड पल्स एंड डी हाई फीवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे सी है ना, लो ब्लड प्रेशर एंड रैपिड पल्स। क्योंकि शॉक के कंडीशन में क्या होने लग जाता है, तो देखा जाए तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लग जाता है ना, उसके वजह से आपको शॉक देखने को मिलेगा। तो शॉक के साइन में आपको लो ब्लड प्रेशर एंड रैपिड पल्स देखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड इंक्लूड, अगर आपको नोज ब्लीड हो रहा है उस कंडीशन में आप क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करोगे? ए टिल्ट हेड बैक, बी ले डाउन फ्लैट, सी पिंच नोड एंड लीन फॉरवर्ड एंड डी आइज टू फिट। आपको करेक्ट आंसर है बेटा सी है ना, आपको नोज को पिंच करना है एंड लीन फॉरवर्ड करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। शॉक कैन रिजल्ट फ्रॉम, है ना कि शॉक जो है किसके माध्यम से होता है ना, उसका रिजल्ट किसके माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है? ए हैप्पीनेस से क्या शॉक होता है, बी पेन रिलीफ, सी सीवियर ब्लीडिंग और ट्रॉमा एंड डी एक्सेस ऑक्सीजन। ऑब्वियसली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे सी है ना, अगर आपको सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको शॉक देखने को मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इमीडिएट केयर फॉर माइनर वुंड इंक्लूडेड, है ना कि अगर कोई माइनर वुंड हो रहा है तो आपको वहां पे इमीडिएट केयर क्या देना है? ए स्टिचिंग, बी स्टेरिलाइजिंग देन ड्रेसिंग द वुंड, सी यूजिंग अनक्लीन क्लॉथ एंड डी लेटिंग इट एयर ड्राई। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी स्टेरिलिंग देन ड्रेसिंग द वुंड, है ना, पहले वुंड को आपको स्टेराइल करना है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, तो ड्रेसिंग करना है अगर आपको कोई माइनर वुंड होता है तब के कंडीशन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 अ फ्रैक्चर इज, फ्रैक्चर क्या है? ए डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, बी मसल्स पेन, सी ब्रेक इन द बोन एंड डी ब्लीडिंग इन मसल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे सी ब्रेक इन द बोन, है ना, बोन के कंटिन्यूटी में अगर ब्रेक होता है तो उसी को हम लोग फ्रैक्चर के नेम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूडेड, है ना, फ्रैक्चर के सिम्टम में आपको क्या देखने को मिलता है? ए ब्रूशिंग ओनली, बी
बी पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी, सी फीवर एंड डी रेसेस। आपका करेक्ट आंसर है बेटा बी, है ना। आपको पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग भी होता है और साथ ही साथ डिफॉर्मिटी भी कॉज करता है फ्रैक्चर के कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा यहाँ पे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्प्लिंटिंग इज डन टू, है ना। स्प्लिंटिंग आप कब लगाते हो? ए इंक्रीजेस मूवमेंट, बी रिड्यूस इन्फेक्शन, सी इमोबिलाइज फ्रैक्चर्ड एरिया एंड डी क्लीन वुंड। करेक्ट आंसर है बेटा सी, है ना। कोई भी फ्रैक्चर्ड एरिया को इमोबिलाइज करने के लिए आप स्प्लिंट का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिसलोकेशन इन्वॉल्व, मतलब डिसलोकेशन में आपको क्या देखने को मिलता है ना। डिसलोकेशन क्या है? ए है यहाँ पे बोन ब्रोकन, बी बोन आउट ऑफ जॉइंट सॉकेट, सी स्किन वुंड एंड डी ब्रेन इंजरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी, बोन आउट ऑफ जॉइंट सॉकेट। कि आपका जो बोन होता है वो जॉइंट सॉकेट से बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग डिसलोकेशन के नेम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट एड फॉर मसल्स स्ट्रेन इंक्लूडेड। अगर आपको मसल्स स्ट्रेन हो गया है, मतलब मसल्स में अगर मोच आ गई है, उस कंडीशन में आप क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करोगे? ए मसाज, बी अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन एंड रेस्ट, सी मूवमेंट एंड डी आईवी फ्लूइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी, है ना। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस एंड रेस्ट आपको प्रोवाइड करना है। अगर कोई पेशेंट है जो कि मसल्स स्ट्रेन से सफर कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन ट्रांसपोर्टिंग अ स्पाइनल इंजरी पेशेंट। अगर आप कोई स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको क्या चीज को मेंटेन करना है? ए सिट देम अपराइट, बी कीप द नेक एंड द बैक इन स्ट्रेट अलाइनमेंट, सी मूव क्विकली एंड डी यूज अ चेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी, है ना। कीप द नेक एंड द बैक इन स्ट्रेट अलाइनमेंट। जो नेक होता है और बैक होता है उसको आपको स्ट्रेट मेंटेन करना है, स्ट्रेट अलाइनमेंट को आपको मेंटेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिकवरी पोजीशन इज यूज्ड फॉर, कि जो रिकवरी पोजीशन होता है वो आप किसके लिए यूज करते हो? ए हेड इंजरी, बी चेस्ट पेन, सी अनकॉन्शियस बट ब्रीथिंग पेशेंट, डी प्रेग्नेंट वुमेन। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे सी, है ना। अनकॉन्शियस बट ब्रीथिंग पेशेंट, है ना। कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर्सन के लिए आप रिकवरी पोजीशन का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोल रहा है व्हेन मूविंग एन इंजर्ड पर्सन ऑलवेज। अगर आप किसी इंजर्ड पर्सन को मूव कर रहे हो तो आपको ऑलवेज क्या चीज का ध्यान रखना है? ए पुल बाई हैंड, बी यूज ब्लैंकेट और बोर्ड, सी ड्रैग बाई लेग एंड डी रोल देम फास्ट। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे बी, यूज ब्लैंकेट और बोर्ड। आपको ब्लैंकेट और बोर्ड का यूज करना है अगर आप किसी इंजर्ड पेशेंट को मूव कर रहे हो तब के कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द बेस्ट ट्रांसपोर्ट मेथड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर आप किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट मेथड क्या होता है? ए स्टैंडिंग, बी सिटिंग विथ बैक सपोर्ट, सी लाइंग साइडवेज जिसको आप लोग रिकवरी पोजीशन बोलते हैं, एंड डी फास्ट ड्राइविंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी, है ना। लाइंग साइडवेज उसी को आप लोग रिकवरी पोजीशन बोलते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, डू नॉट ट्रांसपोर्ट एन इंजर्ड पर्सन अनलेस, है ना। क्या बोल रहा है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है जब तक ए यू नो देम, बी यू गेट मीडिया कवरेज, सी देयर रिस्क इन वेटिंग फॉर एम्बुलेंस, डी दे आस्क फॉर वाटर। आपका करेक्ट आंसर है बेटा सी, है ना। देयर रिस्क इन वेटिंग फॉर एम्बुलेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सीपीआर स्टैंड फॉर। सीपीआर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ए कार्डियक एंड पल्मोनरी रिएक्शन, बी चेस्ट पेन रिलीफ, सी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एंड डी कंप्लीट प्रेशर रिकवरी। आपको करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे सी, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को हम लोग सीपीआर के नेम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर इज, कि अगर आप सीपीआर करते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ए कॉल फॉर हेल्प एंड चेक रिस्पॉन्स, बी गिव वाटर, सी टिल्ट हेड बैकवर्ड, डी चेस्ट कंप्रेशन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कॉल फॉर हेल्प एंड चेक रिस्पॉन्स। आपको सबसे पहले हेल्प के लिए कॉल करना है, मतलब लोगों को बुलाना है, देन उसके बाद आप पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन एडल्ट सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन शुड बी। अगर आप एडल्ट का सीपीआर कर रहे हो तो चेस्ट कंप्रेशन कैसा होना चाहिए, है ना। ए 2 सेंटीमीटर डीप,
बी 4 सेंटीमीटर डीप, सी 5 to 6 सेंटीमीटर डीप एंड डी लाइट टैप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन एडल्ट सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन शुड बी, अगर आप एडल्ट को सीपीआर दे रहे हो उस कंडीशन में आपका चेस्ट कंप्रेशन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ए 2 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 to 6 सेंटीमीटर डीप एंड डी लाइट टैप। आपका करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे सी, 5 to 6 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? तो डीप होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो इन एडल्ट सीपीआर, अगर आप किसी एडल्ट को सीपीआर दे रहे हो तो कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो कितना होना चाहिए? ए 5:1, बी 30:2, सी 15:5 एंड डी 2:13। आपका करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे बी, है ना, 13:2। तो 30 आपको कंप्रेशन देना है और 2 ब्रीथ देना है, ये होता है आपके एडल्ट सीपीआर का रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इन अ चोकिंग एडल्ट द फर्स्ट एड इज, अगर किसी एडल्ट में चोकिंग हो गया है उस कंडीशन में आप फर्स्ट एड मैनेजमेंट उसको कैसे करोगे? ए सीपीआर, बी हेमलिच मैनवर जिसको आप लोग एब्डोमिनल थ्रस्ट के नेम से जानते हो, सी गिव फूड एंड डी टैप हेड। आपका करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे बी हेमलिंच मैनवर। ये जो हेमलिंच मैनवर होता है उसी को हम लोग एब्डोमिनल थर्स्ट के नेम से जानते हैं, जिसमें आप लोग एब्डोमेन को कंप्रेस करते हो ताकि जो चोकिंग हुआ है वो चोकिंग बाहर निकल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। साइन ऑफ रेस्पिरेटरी इमरजेंसी इज, कि अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इमरजेंसी देखने को मिल रहा है तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी की कंडीशन में आपको क्या साइन देखने को मिलता है? ए फास्ट ईटिंग, बी लेबर्ड और नो ब्रीथिंग, सी स्मूथ ब्रीथिंग, डी हाई फीवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी, है ना, लेबर्ड ब्रीथिंग या तो फिर नो ब्रीथिंग भी हो सकता है अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी इमरजेंसी हो रही है तब के कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। बेसिक सीपीआर इज डन व्हेन पेशेंट इज, कि बेसिक सीपीआर आप कब के कंडीशन में परफॉर्म करते हो? ए अवेक, बी ब्रीथिंग, सी नॉट ब्रीथिंग एंड नो पल्स एंड डी हंग्री। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे सी, है ना, नो ब्रीथिंग एंड नो पल्स। अगर किसी पेशेंट को आपने देखा है ना, किसी पर्सन को आपने देखा और उसका ब्रीथिंग बिल्कुल नहीं है और पल्स भी आपको फील नहीं हो रहा है तब के कंडीशन में आप बेसिकली सीपीआर क्या करोगे? तो स्टार्ट करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। हाइपर वेंटिलेशन कैन बी मैनेज्ड बाय, कि हाइपर वेंटिलेशन किसके माध्यम से मैनेज किया जाता है? ए गिविंग ग्लूकोज, बी आस्किंग टू ब्रीथ इनटू द पेपर बैग, सी सीपीआर एंड डी आइस पैक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी, है ना, आस्किंग टू ब्रीथ इनटू पेपर बैग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। फॉर अ कॉन्शियस चोकिंग चाइल्ड, ए स्टार्ट सीपीआर, बी पैड बैक एंड गिव एब्डोमिनल थर्स्ट, सी डू नथिंग एंड डी वेट फॉर डॉक्टर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, पेट बैक एंड गिव एब्डोमिनल थर्स्ट। अगर कोई कॉन्शियस चाइल्ड है जिसका गले में कुछ चोकिंग हो गया है तब के कंडीशन में आप क्या करोगे? तो पेट बैक करोगे एंड एब्डोमिनल थर्स्ट, जिसको हम लोग हेमलिंच मैनवर के नेम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन इंपॉर्टेंट रूल ड्यूरिंग एनी फर्स्ट एड, है ना, कि अगर आप कोई भी टाइप का फर्स्ट एड करते हो तो फर्स्ट एड के दौरान आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है? ए इग्नोर इन्फेक्शन कंट्रोल, बी अवॉइड टचिंग वुंड, सी यूज पीपीई इफ अवेलेबल। पीपीई का मीनिंग होता है बेटा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डी वेट टिल कंडीशन वर्स्ट। आपका करेक्ट आंसर बेटा सी, है ना, यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इफ अवेलेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? अनकॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज, आपको अनकॉन्शियसनेस को डिफाइन करना है। ए डीप स्लीप, बी लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सी रेस्ट आफ्टर एक्सर्शन, डी मेंटल अलर्टनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, है ना, लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसको हम अनकॉन्शियसनेस के नेम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वन ऑफ द अर्ली साइन ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज, कि अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियसनेस का आपको अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है? ए यूफोरिया, बी कंफ्यूजन एंड ड्रॉजीनेस, सी रेस्टलेसनेस एंड डी हंगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, है ना, यूफोरिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द अर्ली साइन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का अर्ली साइन क्या है? ए यूफोरिया, बी कंफ्यूजन एंड ड्रॉजीनेस, सी रेस्टलेसनेस एंड डी हंगर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, कंफ्यूजन एंड ड्रॉजीनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू वर्बल और पेनफुल स्टिमुलाई इज, एक पर्सन है जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कोई भी टाइप के वर्बल और पेनफुल स्टिमुलाई से, वो कौन से कंडीशन में है? ए डिलीरियम, बी कंफ्यूजन, सी कोमा एंड डी एब्डेंटेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो सी हो जाएगा, है ना, पर्सन कोमा स्टेज में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट एड प्रायोरिटी फॉर अनकॉन्शियस पर्सन इज, कि अगर कोई अनकॉन्शियस पर्सन है तो आप उसको फर्स्ट एड प्रायोरिटी क्या दोगे? ए स्प्लैश वाटर, बी शाउट लाउडली, सी चेक एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन एंड डी कॉल रिलेटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी, है ना। आपको एबीसी को चेक करना है, जिसको आप लोग एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन के नेम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है रिस्क फैक्टर फॉर अनकॉन्शियसनेस इंक्लूडेड, है ना, कि अनकॉन्शियसनेस का रिस्क फैक्टर क्या है? ए बैलेंस डाइट, बी हेल्दी एक्सरसाइज, सी हेड इंजुरी एंड स्ट्रोक एंड डी वॉकिंग। करेक्ट आंसर है बेटा सी, हेड इंजुरी और स्ट्रोक इज द रिस्क फैक्टर फॉर अनकॉन्शियसनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, फॉरेन बॉडीज इन स्किन में कॉज, है ना, कि स्किन में फॉरेन बॉडीज किसके वजह से कॉज होता है ना? ए ईचिंग, बी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, सी हेयर ग्रोथ एंड डी स्वेलिंग ओनली। करेक्ट आंसर हो गया बेटा यहाँ पे बी, है ना, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, फॉर आई फॉरेन बॉडीज द बेस्ट फर्स्ट एड, अगर आपके आई में कोई फॉरेन बॉडीज घुस गया है, उस कंडीशन में आप फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करोगे? उसके लिए आपका बेस्ट फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है? ए रब आई, बी वॉश विथ क्लीन वाटर, सी यूज क्लॉथ एंड डी स्लीप। करेक्ट आंसर बेटा बी, है ना, आपको आई को अच्छे से क्लीन करना है विथ वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अवॉइड यूजिंग कॉटन बड्स फॉर फॉरेन बॉडीज इन, है ना, कि आपको कॉटन बड्स के यूज को अवॉइड करना है अगर फॉरेन बॉडीज इंसर्ट हो गया है। कहाँ पे? ए स्किन, बी नोज, सी ईयर एंड डी आई। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे ईयर। अगर आपके ईयर में कोई फॉरेन बॉडीज इंसर्ट हो गया है तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना है कॉटन बड्स के यूजिंग को, है ना। अगर आप कॉटन बड्स यूज करते हो तो जो फॉरेन बॉडीज होता है वो और अंदर की तरफ इंसर्ट होते जाता है, ठीक है, तो आपको उसके यूज को अवॉइड करना है। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, है ना, ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, फॉरेन ऑब्जेक्ट इन थ्रोट कॉजेस, है ना, कि अगर आपके थ्रोट में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा है तो वो क्या कॉज करेगा? ए ब्रीथिंग केस, बी चोकिंग, सी कफ रिलीफ एंड डी ईचिंग। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे क्या? तो करेक्ट आंसर है बी, है ना, आपको चोकिंग लीड करेगा, चोकिंग कॉज कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर स्टमक फॉरेन ऑब्जेक्ट इंजेक्शन नर्सेस शुड, अगर स्टमक में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपने इंजेस्ट कर लिया है उस कंडीशन में नर्सेस को क्या करनी चाहिए? ए इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इमीडिएटली, बी कॉल फिजिशियन, सी इग्नोर इफ एसिम्टोमेटिक एंड डी प्रेस एब्डोमेन। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे बी, आपको फिजिशियन को कॉल करना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? फर्स्ट डिग्री बर्न अफेक्ट, जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो किसको अफेक्ट करता है? ए मसल्स, बी ओनली एपिडर्मिस, सी बोन एंड डी डीप टिश्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी, है ना, ओनली एपिडर्मिस को अफेक्ट करता है अगर आपको फर्स्ट डिग्री बर्न हो रहा है तब के कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, स्कैल्ड आर कॉज्ड बाय, स्कैल्ड किसके माध्यम से कॉज होता है? ए फायर, बी रेडिएशन, सी हॉट लिक्विड एंड स्टीम एंड डी केमिकल। आपका करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे सी, है ना, हॉट लिक्विड एंड स्टीम के थ्रू आपको स्कैल्ड कॉज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न इंक्लूड, अगर आपको माइनर बर्न होता है उस कंडीशन में आप कैसे फर्स्ट एड मैनेज करोगे? आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ए अप्लाइंग बटर, बी कोल्ड वाटर इमर्जन, सी रबिंग एंड डी हॉट कंप्रेशन। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे बी, है ना, कोल्ड वाटर इमर्जन। क्वेश्चन नंबर 44, इन केस ऑफ केमिकल बर्न, है ना, अगर केमिकल बर्न होता है तो केमिकल बर्न के कंडीशन में आपको क्या करना है? ए वॉश विथ अल्कोहल, बी अप्लाई बैंडेज, सी वॉश विथ रनिंग वाटर एंड डी इग्नोर। करेक्ट आंसर है बेटा सी, है ना,
रनिंग वाटर से आपको क्या करना है, तो वॉश करना है, वॉश विथ रनिंग वाटर। तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों यहाँ पे सी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेजर बर्न रिक्वायर्ड, अगर आपको मेजर बर्न होता है उस कंडीशन में क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करना है आपको, ए होम केयर, बी इमरजेंसी रिफरल, सी पेन किलर ओनली, डी नो केयर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट आंसर है बच्चों बी, है ना, इमरजेंसी रिफरल करना है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप पर्सन को किसी हाई हेल्थ केयर फैसिलिटी में क्या करो, रिफर करो। क्वेश्चन नंबर 46, पॉइजनिंग कैन अकर्ड वाया, पॉइजनिंग किसके माध्यम से अकर्ड होता है, ए इनहेलेशन, बी इंजेक्शन, सी इंजेक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। करेक्ट आंसर है बच्चों डी, है ना, ऑल ऑफ द अबोव। इनहेलेशन भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है, और इंजेक्शन और इंजेक्शन तीनों हो सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों डी, ऑल ऑफ द अबोव। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग इज, फूड पॉइजनिंग का सिम्टम क्या है, ए जॉइंट पेन, बी डायरिया एंड वॉमिटिंग, सी स्किन रैशेस एंड डी कफ। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे बी, डायरिया एंड वॉमिटिंग इज अ सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 48, एंटीडोट इज, एंटीडोट क्या है, अ पेन किलर, अ ड्रग दैट न्यूट्रलाइज पॉइजन, इन एंटीबायोटिक्स एंड वाइटामिन। करेक्ट आंसर है बच्चों बी, अ ड्रग दैट न्यूट्रलाइज पॉइजन, है ना, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ड्रग का यूज करते हैं उसको हम लोग एंटीडोट के नेम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट एड इन पॉइजनिंग, कि अगर कोई पर्सन आपको पॉइजनिंग के केस में मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ए आइडेंटिफाई द पॉइजन, बी फीड द पेशेंट, सी इग्नोर सिम्टम्स एंड डी अप्लाई आइस। करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे ए, है ना, आपको पॉइजन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसके वजह से पॉइजनिंग हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन केस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पॉइजनिंग कॉमन स्मेल इज, अगर इंसेक्टिसाइड का केस आपको देखने को मिल रहा है, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का केस आपको देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कॉमन क्या स्मेल दिखेगा, ए चॉकलेट, बी रॉटन एग एंड गार्लिक, सी परफ्यूम एंड डी सोप। करेक्ट आंसर है बेटा बी, है ना, रॉटन एग एंड गार्लिक स्मेल आपको मिलता है। चलिए थैंक यू।